जो भी उनकी रैली हो रही है गांव देहात में जहां भी जा रहे हैं, वो लगातार इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति खराब है, मुख्यमंत्री नहीं है, बिना मुख्यमंत्री के राज्य चल रहा है। देखिए, जो प्रशांत किशोर जो इशू को एड्रेस कर रहे हैं वो बिल्कुल इशू है। वो ज्वलंत मुद्दा है वोटर्स के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में एक और बात निकल के आ रही है। जो लोग जहां जा रहे हैं वहां जब हम लोग वहां के लोगों से बात करते हैं, कैसे आप एसेस करते हैं चीजों को, नया एक आप लोग ऑल्टरनेटिव दे, तो लोगों को ये जरूर करना है कि नेता अभी बना नहीं, लेकिन नेता वाला सारा गुण आ गया इसमें। मतलब वो पॉलिटिकल एरोगेंस की बात जरूर करते हैं लोग। बीजेपी को इससे फायदा ही मिलने वाला है। जितना नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे जाएगा, लोग उनसे नाराज होंगे, बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा होने वाला। बल्कि वो मौन होकर चुप होकर देखते रहते हैं, शायद इसलिए कि जितना नीतीश कुमार को गाली पड़े, जितना नीतीश कुमार से लोग नाराज हों, उतना ही उनका ग्राफ ऊपर जाएगा, उनको इलेक्टोरल बेनिफिट मिल पाए। बिल्कुल रिमोट जो है वो बड़ी पार्टी के हाथ में ही है, और जैसी बड़ी पार्टी चाहेगी बिहार में चिराग पासवान और छोटे छोटे एंटिटी उसी तरह से करने वाले हैं। चिराग पासवान का पॉलिटिकल स्कोप इतना बढ़ गया है बिहार में, लैंडस्केप उतना अधिक हो गया कि वो ऐसा रिस्क ले पाए कि सब सीट्स पर कैंडिडेट खुद बीजेपी को डिफाई करके बीजेपी के अगेंस्ट करके वो चुनाव लड़ रहा है। लगता नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के अंदर बैठकों का दौर जारी है। तेजस्वी यादव के घर पर जो पहली बैठक हुई उसमें क्या सब हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर के कौन सा दल किस पे दबाव बना रहा है, इसका पेच खुलेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जो कर रहे हैं उसे देहाती भाषा में लुकियारी भाजना कहा जाता है। क्या चिराग पासवान की बिहार में राजनीतिक हैसियत इतनी है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकें? और चिराग पासवान की तरफ से जब कहा गया कि उनकी पार्टी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो नीतीश कुमार की पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है अंदर खाने, ये भी आपको बताएंगे। जनसुराज और प्रशांत किशोर के समर्थकों से हमें बहुत प्यार मिलता है, लिहाजा उनकी भी बात हुई है। वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी बता रहे हैं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जिन भी गांवों में जाते हैं, जिन इलाकों से निकलते हैं, वहां जब बाद में जनता से बात होती है तो वो क्या कहते हैं। ये क्यों कहा जाता है कि प्रशांत किशोर नेता बने नहीं हैं, लेकिन उनमें नेता वाले सारे गुण आ गए हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर बिहार में जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें कितना दम है, मतलब उनके व्यवहार, राजनीतिक फायदे को एक तरफ रखें तो प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या उसमें वजन है, इस पर भी बात होगी। और जब बात होते चली गई तो नीतीश कुमार से होते हुए बात लालू यादव के बारे में भी हुई कि कैसे लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे या केंद्रीय मंत्री थे तो उनके दरवाजे सभी के लिए खुले रहते थे, और इसीलिए शायद लालू यादव होना बिहार में किसी दूसरे नेता के लिए मुश्किल है। आज की ये बातचीत बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बातचीत में आखिर तक बने रहें और आखिर में आपके मन में जो भी आए, जैसा भी आए, उसे एक ठीक ठाक भाषा में ढालकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि हमें आपकी बातों का, आपकी राय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ऑफ कैमरा के एक और एपिसोड में अमरनाथ तिवारी जी आपका स्वागत है। थैंक यू विकास जी फॉर हैविंग मी। ये बताइए, दिल्ली में तो हवा चल नहीं रही है, उमस है, गर्मी है। मुझे उम्मीद है कि पटना में भी स्थिति इससे ज्यादा बेहतर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या रुख है मौसम का पटना में? मोर और लेस वही है विकास जी, पटना में भी काफी गर्मी पड़ रही है। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है कि नॉर्थ और साउथ बिहार को लेकर के मौसम विभाग के लोगों को भी थोड़ा सा एक एक डुअलिटी फेस करना पड़ रहा है। नॉर्थ बिहार में उनका कहना है आंधी तूफान आएगा, और साउथ बिहार जिसका पार्ट पटना भी है, यहाँ काफी गर्मी पड़ रही है, उमस है। और गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर बता रहे हैं, लेकिन जो फील हो रहा है वो फीलिंग 45 का ही है। और इस गर्मी में पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है, वहां बिजली का क्या हाल है, इससे पूरे बिहार का पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको परसों रात की बात है, पूरी रात बिजली नहीं रही। राजेंद्र नगर जैसे जहां मैं रहता हूँ वहाँ, मतलब अगले दिन खबर ये है कि आधे पटना में बिजली नहीं थी। और बिजली काफी बुरी स्थिति है पटना में, और लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं। और आप जो लोग भूल चुके थे कि इन्वर्टर बैटरी में पानी भी देना होता है, वो हम लोग कल ढूंढ के ले आए और पानी दे के काफी ठीक रहा, कम से कम रात में सो पाए। अच्छा, तो कब से इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे आप?
नहीं, इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन ये भूल चुके थे कि उसमें पानी भी डालना होता है और टाइम टू टाइम उसको मेंटेन भी हाँ, करना होता है। तो ये भूल बैटरी चुके में थे। डालना पड़ता है। जी, 2-3-4 सालों से भूल चुके थे और लोग भी भूल चुके थे, लेकिन कल परसों जो स्थिति रही उसके बाद कल हम लोग काफ़ी ढूँढ के और डिस्टिल्ड वाटर ले आके उसमें डाल के तंदुरुस्त रखा कि भैया इसका हेल्थ ठीक रहे ताकि रात में कम से कम सो तो पाएँ। तो गर्मी काफ़ी है और बिजली की स्थिति भी ठीक नहीं है पटना में। एक एक अजीब स्थिति बिहार को लेकर के दिखती है, वो ये है कि ऐसे मामले जैसे कि पूरी रात बिजली का न रहना, या जैसे लगातार आप भी और बाकी लोग भी शेयर करते हैं कि पटना जैसे मतलब राज्य की राजधानी में कभी किसी की हत्या हो जाना, घर में घुस करके गोली मार देना, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। जैसे आप एक एक उदाहरण से अगर इसको समझे कि एक कपल इंदौर से मेघालय घूमने जाता है, वहां उसकी हत्या हो जाती है। आप देखिए उस एक हत्या के बाद मतलब पूरा का पूरा मेघालय की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। पूरे मेघालय की पुलिस ऐसा लगता है कि एक घटना के पीछे लग गई है। वहीं जब मैं ये देखता हूं कि बिहार जैसे राज्य में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और एड्रेस करने वाला कोई नहीं है, मुख्यमंत्री तक शायद ही ये बात पहुंचती है और उसके नीचे कोई सुध ही नहीं लेता। ये कैसी स्थिति है? और इसको देख करके मतलब बिहार से बाहर रह के निराशा होती है। मैं बिहार के लोगों का हाल थोड़ा जानना चाहता हूँ। विकास जी, ये अगर ये कहें कि बिल्कुल बिहार की अभी की जो स्थिति है वो अराजक स्थिति है, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई हाई फालतू जो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि शायद आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचती भी नहीं होंगी। मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक नहीं है, फिजिकली इज नॉट वेल, और ये बात छुपी नहीं है, दुनिया के हर लोग जान चुके हैं। और कुछ ऑफिसर्स और कुछ पॉलिटिशियंस उनको घेर के रखे हुए हैं, शायद उन तक बात नहीं पहुंच पाती पहले, क्योंकि मैं एक इसलिए कर रहा हूँ कि पहले बात नोटिस ली जाती थी और इसका रेक्टिफिकेशन और करेक्शन तुरंत होता था। आज की स्थिति में ऐसा दिखता नहीं है। कोई करेक्शन होते हुए दिखता नहीं है ऑन ग्राउंड, या फिर स्थिति सुधार दी जाए, इमरजेंसी लेवल पर कोई मीटिंग हो या उसका कोई फॉलोअप हो रहा है, इस तरह कोई एक्शन दिखता नहीं है। और किसी को पता नहीं कहाँ इन्फॉर्म करें, कहाँ रिलीफ के लिए जाएं, किससे बोलें, क्या करें, ये किसी को पता नहीं। अच्छा, एक एक और दिलचस्प बात है कि जब आप बता रहे हैं कि बिहार की ऐसी स्थिति है, अराजकता की स्थिति आप जी बता रहे हैं, जी, और इस अराजकता की स्थिति में जदयू के साथ बीजेपी भी साझेदार है। बिल्कुल। देश के जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं, बार बार बातें कही जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ मिलकर के राज्य में सरकार चला रही है। ये लाचारी बीजेपी की कि एक ऐसे नेतृत्व के साथ उसको सरकार को चला रही है जिसके बारे में जग जाहिर है कि अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति की वजह से शायद अब नीतीश कुमार वैसे कैपेबल नहीं है जैसे उन्होंने सत्ता चलाई है। नीतीश कुमार ने अच्छे तरीके से सत्ता चलाई है और बिहार के लोगों ने नीतीश राज में ही बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। तो क्या ये बात बिहार में लोगों को समझ में आती है कि भाई इस स्थिति के लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार हैं, बीजेपी का टॉप लीडरशिप भी बिहार की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है? ये बात लोग समझते हैं, इस पर बात होती है कि नहीं? देखिए, इस पे बात नहीं होती है, चूंकि लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार में सब चीजों के लिए मुख्यमंत्री को ही लोग, ये अलायंस पार्टनर बीजेपी है, इसकी बातें नहीं होती है अमंग द पीपल। जो कॉमन लोग हैं वो बात नहीं करते, वो नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। और शायद ऐसी स्थिति बनी है तो ये बीजेपी को इससे फायदा ही मिलने वाला है। जितना नीतीश कुमार ग्राफ नीचे जाएगा, लोग उनसे नाराज होंगे, बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा होने वाला। तो बीजेपी के तरफ से भी बीइंग ए कोलिशन पार्टनर, रूलिंग कोलिशन पार्टनर, कोई ऐसा एफर्ट या मूव होते हुए नहीं दिखता है जिससे कि लगे कि वो सरकार चलाने में इंटरेस्टेड हो, बल्कि वो मौन होकर, चुप होकर देखते रहते हैं। शायद इसलिए कि जितना नीतीश कुमार को गाली पड़े, जितना नीतीश कुमार से लोग नाराज हों, उतना ही उनका ग्राफ ऊपर जाएगा, उनको इलेक्टोरल बेनिफिट मिल पाएगा आने वाले चुनाव में। तो मतलब ये तो साफ तौर पे कहा ही जाता है ना, कहा ही जा सकता है ना कि बिहार की स्थिति गर्त में जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी फायदे के लिए या बिल्कुल आने वाले दिनों में अपने फायदे की वजह से चुप है। ये कहने में कोई बिल्कुल, दिक्कत तो नहीं ऐसा है ना? ऐसा लगता जरूर है। अब किस कारण से हो, लेकिन कॉमन आदमी जो मेरे जैसे लोग ये जरूर देखते हैं कि वो चुप इसलिए है कि उनको आने वाले चुनाव में फायदा हो, और नीतीश कुमार का ग्राफ और नीचे जाए तो उनको उनको फायदा होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, बीच में नीतीश के बेटे की लॉन्चिंग की बात भी चली थी, वो सक्रिय भी हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल वैसी कुछ खबरें नहीं आ रही हैं। तो कहाँ है निशांत कुमार, क्या चल रहा है? मतलब कुछ कुछ हलचल है पटना में?
नहीं, देखिए, ऑन एंड ऑफ ये बिल्कुल चलते रहता है, लेकिन ये जरूर बात आई थी, कुछ पार्टी के नेता चाहते थे निशांत को प्रोजेक्ट करना, कि नीतीश जी की जगह पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। और कुछ लोगों का कहना था कि ये टेस्टिंग हो रही है कि कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है अमंग द वोटर्स निशांत कुमार की। निशांत कुमार अमूमन, अभी मुझे पता नहीं कि एट प्रेजेंट वो कहाँ है, किस जगह पर, लेकिन वो साल में 6 महीना 7 महीना मुंगेर योगा सेंटर में रहते हैं, कुछ दिन जो गाजियाबाद में उनका फ्लैट है नीतीश जी का, उसमें रहते हैं, और कुछ दिन पटना में रहते हैं। तो पटना में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कहाँ है इन दोनों जगहों के बीच ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल रोल को लेकर के अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी की चर्चा नहीं, किसी पार्टी में कोई नेता नहीं बोल रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल रोल क्या होगा, आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या, इसको लेकर अभी फिलहाल चर्चा नहीं हो रही। अच्छा, अब एक 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 सवाल इस मुद्दे पे, फिर हम लोग आगे जो बैठकों का दौर चला है उस पर चलेंगे। जो हम लोग बात कर रहे थे, बिहार में अराजकता की स्थिति की बात कर रहे थे, और कैसे इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी सहभागी बनी हुई है और चुप है, इस पे बातचीत कर रहे थे। करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोलूं, गलत तथ्य रखूं आपके सामने। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली से बैठ करके कि एक पार्टी जनसुराज और उसके नेता जो हैं प्रशांत किशोर, हमें नहीं पता उनको राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा, वोट कितना मिलेगा, सीटें कितनी मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से वो इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं, मुझे दूसरे नेता उस तरीके से एड्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर सक्रियता रहती है, लेकिन प्रशांत जहां भी जा रहे हैं, जो भी उनकी रैली हो रही है गांव देहात में जहां भी जा रहे हैं, वो लगातार इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति खराब है, मुख्यमंत्री नहीं है, बिना मुख्यमंत्री के राज्य चल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि प्रशांत किशोर जो ये वाला मुद्दा उठा रहे हैं, और जिस पे हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि बिहार में लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप की स्थिति नहीं है, ये लोगों को अपील कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? मतलब ये कितना काम कर रहा है उनका ये मुद्दा उठाना? देखिए, जो प्रशांत किशोर जो इशू को एड्रेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल इशू है, वो ज्वलंत मुद्दा है वोटर्स के लिए। और एब्सेंस ऑफ लीडरशिप बिहार में है आजकल, और बिहार उससे गुजर रहा है। लेकिन वो कितना वोट में टर्न होगा और कितना सीट्स प्रशांत किशोर जीत पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहां भी वो इश्यूज को जो एड्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल वो ज्वलंत इश्यूज है, और बिहार की वो स्थिति रख रहे हैं। ऑन एंड ऑफ कभी कभी बीजेपी पर भी वो स्लैम करते हैं, बीजेपी पर भी अटैकिंग होते हैं, ताकि लोगों के बीच मैसेज जाए कि वो किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कोशिश करें, थर्ड अल्टरनेटिव के लिए कोशिश करें। ऐसा लगता नहीं है, लोगों में एक कॉमन परसेप्शन बन चुका है कि वो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के द्वारा प्लांट की गए। हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और पिछले 2 साल से वो घूम रहे हैं बिहार के बीच में, बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं, इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, अपील भी कर रहा है लोगों को। लेकिन अब ये कि वोट में कितना उसका ट्रांसलेशन हो पाता है, ये देखना बाकी हो। ये देखना बाकी है। अच्छा, एक एक सवाल और मेरा है। बिहार में मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों का मिलना, उनके साथ बातचीत करना, चलते चलते भी बातचीत कर लेना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं रही। मैं आपसे पूछूं कि कवरेज के दौरान आते जाते आपकी आखिरी मुलाकात नीतीश कुमार से कब हुई थी, जिसमें आपने उनसे दो बात भी कर ली और आपको लगा कि मतलब नीतीश कुमार से बात हुई है तो कुछ कुछ खटका नहीं? तो वो कौन सा वक्त था, कितने लंबे समय से? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इससे ये पता चलेगा कि सार्वजनिक जीवन में नीतीश दिखते तो हैं, मन से छोटे मोटे भाषण तो देते हैं, लेकिन कब से वो पत्रकारों से नहीं मिले या एक सार्वजनिक बैठक नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, तो इससे एक चीज समझ में आएगी। विकास जी, देखिए, नीतीश जी से लास्ट मुलाकात हमारी 5-6 साल पहले की है, और वो भी स्टेट असेंबली में है, जब अपने वो चैम्बर में बैठे हुए थे। उस वक्त हम लोग अमूमन जाया करते हैं, कुछ खबरें मिल जाया करती हैं लोगों से बैठ के, तो उस वक्त। लेकिन 5-6 साल के बाद उनसे कभी ना मुलाकात हुई, ना कभी वो चिट चैट भी हुआ, ना कि रास्ता चलते उनसे बात हुई, ना उन्होंने एड्रेस किया। हाँ, ये बीच में जरूर एक बात है, जब ये बात चलने लगी थी कि नीतीश कुमार अब थोड़ा सा उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज है साथ में, ये जब खुल समझ में आई थी बात और सुनने में मिलने लगी, तो हमने कोशिश जरूर किया उनसे मुलाकात करने की। लेकिन जिस ऑफिसर और जिस आदमी ने फोन होल्ड किया, उसने कहा कि सर अभी मिलना ठीक नहीं है, चूंकि वो ये भी हो सकता है कर दें कि कल तो ही उनका फोन आया था, कल तो भेंट उनसे हुई ही है। तो हम बातों को समझ गए, और हमने रखा कि नहीं ठीक है, जब वो चाहें तभी मिलेंगे हम लोग। तो ये है कि लोग जाया करते हैं और बैठ जाया करते हैं, उनसे मुलाकात होती है, चिराग पासवान भी गए थे, बाकी नेता भी जाया करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार वही करते हैं जो उनको किया कराया जाता है, उन्हीं से जिनसे मिलाया जाता है, कुछ लोग कुछ नेताओं के द्वारा। मतलब फोटो ऑप किसी तरीके से चल रहा है और चीजें दुखद बिल्कुल। है ये स्थिति, मुझे लगता है बिहार जैसे राज्य के लिए।
देखते हैं ये आगे किस तरीके से काम इस पे बात बनती है। अब लौटते हैं शीट शेयरिंग की तरफ, जिस जो जो मुख्य मुद्दा है। खबर ये थी, मैं आपके यहाँ भी पढ़ रहा था कि कल मैराथन बैठक हुई है तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, उनके घर पे इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं उनके नेता मिले, बातचीत हुई। क्या हुआ इस मीटिंग में, अंदर क्या बातचीत हुई, थोड़ा खुलासा किया जाए। नहीं, अंदर की बात तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, इंडिया ब्लॉक के नेता जो बाहर निकल के आके मीडिया को एड्रेस किया, मीडिया के लोगों को बताया, उसमें ये बात जरूर थी कि कुछ खास बात नहीं हुई। बात तो जरूर कुछ खास हुई कि इलेक्शन को लेकर की मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम लोग फिर 29 जून को मिल रहे हैं। और ये बात जरूर हुई कि जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंट को जहां जहां लड़ना है, जिसने सोच रखा कि हमारे ये पार्टी कैंडिडेट इस क्षेत्र से लड़ेंगे, उस क्षेत्र का नाम और उम्मीदवार का नाम का पूरा डिटेल लेके आए। और पार्टी के नेता इस बार कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट या कांग्रेस के बिहार इंचार्ज होंगे, इस तरह के लोग ही, 3-4 लोग नहीं होंगे, एक ही लोग होंगे, और उस पर बैठ के डिस्कशन होगा और मीटिंग होगी और फाइनलाइज करेगा। तो एक फर्स्ट मूव था उनका जरूर टुवर्ड्स सीट फाइनलाइजेशन। हम्म। लेकिन लेकिन ये स्थिति कि मतलब एक बार और बैठक करेंगे, और इस बैठक में सिर्फ जो बात निकल करके आ रही है कि सभी पार्टियां उन सीटों का नाम दें और क्यों वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं ये दें। ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक में जो घटक दल हैं मुख्य, जैसे कांग्रेस, आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टी है, इसके अलावा जो अपने सहनी जी हैं उनकी पार्टी है, तो क्या ये विकास, मुश्किल है थोड़ा सा इस बार। हाँ, विकासशील सील इंसान, पार्टी। जी इंसान जी पार्टी, जी। हाँ, तो वीआईपी की। हाँ, तो तो आपको लग रहा है कि ये जो बैठकें हो रही हैं और इस तरीके से बातें आ रही, तो इस बार इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि घटक दल जो हैं वो आरजेडी पे एक तरीके का दबाव बना रहे हैं पिछली बार से थोड़ी ज्यादा सीट या अच्छी सीट के लिए। क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ये देखिए, हर बार होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मुझे अधिक से अधिक सीट मिले और अच्छे अच्छे सीटों पर लड़े। जैसे इस बार कांग्रेस को लास्ट टाइम आपको 2020 की याद होगा, 70 सीट पर कैंडिडेट उन्होंने दिया था, 19 सीट जीत के आए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो बार्गेन करें और प्रेशर बनाएं और नंबर ऑफ सीट्स अधिक कंटेस्ट करें, ताकि नंबर ऑफ सीट अधिक कंटेस्ट करेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट कुछ अधिक होगा, ऐसी संभावना लगती है उनको। लेकिन शायद इस बार हम्म। आरजेडी ने बड़ा अच्छा सोच समझ के जरूर कहा है कि नहीं, जो सीट विनेबल होगा, जो आप जीत पाएंगे, वो एक असेसमेंट होगा, उसको बैठ के हम लोग सब तय करेंगे, वही सीट आपको दी जाएगी। जैसे कांग्रेस इस बार, कांग्रेस को शायद आरजेडी पर 70 सीट ना दे, उसको 50 पर सिमट कर रह जाए, वो 50 पर रखे, ताकि उनका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा इंप्रूव करे और जो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक का जो परफॉर्मेंस होगी सुधर के आए। आपको पता है लास्ट इलेक्शन में 2020 में कुछ सीटों से ही तेजस्वी यादव बच गए थे, तो 112 शायद सीट जी इनको आया था इंडिया ब्लॉक जी। में। तो कुछ सीट से ही रह गए थे, तो चाहते हैं कि उस गैप को इस बार हम लोग मजबूती से, और खासकर उन सीटों को जो कि 50, 100, 500, 1000, 2000 सीट से वोट से हार गए थे, या फिर उनको बाद में जीते कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया गया था कि नहीं, आप रिकाउंटिंग में आप हार गए, वैसे सीटों पर फोकस ज्यादा है इन लोगों का इस बार, इंडिया ब्लॉक का। हम्म। अच्छा, आप ये जो सीट शेयरिंग की बात है, ये तो जब दोबारा जब बैठक होगी तो उसमें चीजें खुलेंगी, हम लोग इस पे बातचीत बातचीत भी करेंगे। लेकिन जैसा कि पिछली बातचीत में आपने बताया था कि तेजस्वी यादव के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है वो उनके परिवार में जो झगड़ा चल रहा है, खासतौर पे तेज जी। प्रताप वाला जो पूरा एपिसोड हुआ। हालांकि वो चीजें थोड़ी सी पीछे चली गई हैं, तेज प्रताप भी सोशल मीडिया पे सक्रिय दिख रहे हैं और वो वीडियो कॉल करके अपने पिताजी के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हैं और वीडियो शेयर करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। ये आगे कैसे अनफोल्ड होगा, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, क्या तेज प्रताप इसी तरीके से पर्दे के पीछे रहना पसंद करेंगे, चुप रहेंगे, या फिर आगे आपको दिख रहा है कि अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो एन चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस तरफ से? देखिए, लगता नहीं कि फैमिली इश्यूज को लेकर के तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उनके पीछे जो घर के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, वो बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं रॉक सॉलिड, और बिल्कुल उनके पीछे खड़े हैं। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि हमारे पॉलिटिकल उत्तराधिकारी हायर यही हैं, तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को कोई फेस करना पड़ेगा उनके पॉलिटिकल मूव को लेकर के फैमिली की तरफ से, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव का होल्ड काफी। हाँ, फैमिली अफेयर में फैमिली को लेकर कुछ हो जाए या आपस में तनातनी हो जाए, 2 ग्रुप 3 ग्रुप बन जाए, तो उसमें शायद वो हेल्पलेस जरूर नजर आएंगे, लेकिन पॉलिटिकली वो कमजोर नहीं होंगे फैमिली फ्रंट को लेकर के, क्योंकि लालू प्रसाद और सबका उनका आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। हम्म।
अब सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन की हमने बातचीत की, अब एनडीए की थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ हो रहा है। ऊपर से यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, किसी भी घटक दल को कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ऐसा लग तो रहा है कि चिराग पासवान, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में बातचीत की थी, वो लुकियारी भाजने में लगे हुए हैं। सीट शेयरिंग पे बैठक से पहले उन्होंने ये कह दिया है कि वो सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो क्या इसको ऐसे देखा जाए, जहां तक मैं आपकी बातचीत से समझाऊं, कि सीट शेयरिंग पे जो भी बैठक इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन में होगी, माफ करिएगा, दिल्ली में होगी या पटना में होगी, उससे पहले चिराग पासवान ये बाहें चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बार्गेनिंग अच्छे से हो सके, एक दबाव हो, ये है, या फिर वाकई वो सीरियस है सभी सीटों पे चुनाव लड़ने को लेकर के? विकास जी, मैंने पहले एपिसोड में ही कहा था, आपके प्रोग्राम में लगातार मैं कह रहा हूँ कि अभी चिराग पासवान की पॉलिटिकल हैसियत जिसको कहते हैं या कैपेबिलिटी उस ढंग की बिहार में नहीं हुई है कि वो बाहें चढ़ाएं और बीजेपी जैसे पार्टी से वो बार्गेन करने की स्थिति में आए कि नंबर ऑफ सीट्स अधिक हो। वो ये सबको पता है कि 243 सीट्स पर ही अपना कैंडिडेट, मैंने पिछले बार भी कहा था कि वो 20 40 50 सीट का बार्गेनिंग नहीं, वो हर सीट उनका कैंडिडेट खड़ा हो, क्योंकि मेन मकसद है आरजेडी और जेडीयू को डैमेज करना। और ये बीजेपी, उनके पास अगर सच पूछे सच्चाई से तो उनके पास 243 पार्टी कैंडिडेट भी नहीं होंगे, हर सीट पर वो कैंडिडेट भी नाम नहीं दे पाएंगे, उसी स्थिति उनकी नहीं है। आपको याद है समस्तीपुर में संभवी चौधरी अचानक से कैंडिडेट बन गई, तो उनके पास कोई कैंडिडेट रहता नहीं एक्चुअली। तो अचानक से अब बीजेपी उनको क्या एक्सपोर्ट करेगी, कैंडिडेट्स को कहाँ क्या किसको लड़ना है, कैसे, ये सारा गेम है, ये बीजेपी ही तय करेगी इन लोगों के लिए कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कैसे किसका वोट कौन काट पाएगा, किससे जीत का चांसेस अधिक है, किस सीट पर कैसे कैसे करना, ये स्ट्रैटेजी सारा बीजेपी का है। और पटना से मुझे लगता है, पटना से अधिक चांस है दिल्ली में मीटिंग होने, क्योंकि अभी देखिए परिपाटी वही रही कि बीजेपी को जब चुनावी मीटिंग या कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होती है तो वो सबको दिल्ली बुला लेते हैं, और दिल्ली में ही वो एक दो फायदा होता है, एक तो मीटिंग के पहले कुछ लीक नहीं होता मीडिया में, और दूसरा नेशनल मीडिया को एड्रेस करने में उनको इजी होता है, तो खबर वो पैन इंडिया खबर बन जाती है। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चिराग पासवान पे आपने पहले भी बहुत डिटेल में बताया है, तो आपकी बातचीत का निचोड़ अगर निकालें तो वो ये निकलता है कि भले सामने चिराग पासवान खेलते दिखेंगे, लेकिन डोर पीछे बीजेपी संभालेगी और उसकी प्लानिंग के तहत ही चिराग खेलेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। एक चीज और, जब ये घोषणा चिराग पासवान ने की कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में तो प्रतिक्रिया जो हुई सो हुई, हुआ बताइएगा। मैं पढ़ रहा था शायद कहीं पे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बताया, बिना नाम बताए, कि भाई चिराग पासवान की स्थिति नहीं है कि वो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ दें, और चिराग पासवान ये करेंगे भी नहीं, वो छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, वो दिल्ली रहना चाहेंगे, दिल्ली रहते हुए वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये वो कह रहे थे। लेकिन जदयू की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या जदयू को पिछला विधानसभा चुनाव याद आया जब चिराग पासवान ने ये कहा कि वो सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? देखिए, जेडीयू की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब नीतीश कुमार को लेकर के ऊपर से नीचे तक किसी नेता ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और बीजेपी की भी जो नेता का आप कह रहे हैं कि रिएक्शन आया है कि इतने उनको वो किसी का नाम नहीं आया, हो सकता है कि जिनकी रिपोर्ट हो उनका अपना फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन हो और चला दिया। बीजेपी किसी नेता को हमने आज तक पब्लिकली बोलते हुए, चिराग पर कोई कमेंट करते हुए नहीं सुना है, ऊपर कहना छोड़िए, लोकल लेवल पर भी नहीं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि 2005 की स्थिति, चिराग जो रामविलास पासवान 178 सीट पर रहे थे, 29 सीट आई थी, और सत्ता की चाबी और कुंजी जो लोग कह रहे थे कि उनके हाथ में है, और उन्होंने शायद कहा भी था कि किसी पार्टी को कि आप मुसलमान कैंडिडेट दीजिए, हम सपोर्ट करेंगे, और बाद 6 महीने बाद फिर री इलेक्शन हुआ और उनकी पार्टी का स्थिति तो वो लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपका उनके मूव को लोग एक्सप्लेन आप करते हैं, हो सकता है आप सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान का पॉलिटिकल स्कोप इतना बढ़ गया है बिहार में, लैंडस्केप उतना अधिक हो गया कि वो ऐसा रिस्क ले पाए कि सब सीट्स पर कैंडिडेट खुद बीजेपी को डिफाई करके, बीजेपी के अगेंस्ट करके वो चुनाव लड़ पाए, लगता नहीं है। तो वो जो भी करेंगे बीजेपी के साथ बातचीत करके, तालमेल बिठा के ही करेंगे। अगर बीजेपी चाहेगी कि चिराग सभी सीटों पर लड़े तो चिराग लड़ेंगे, बीजेपी नहीं चाहेगी तो चिराग नहीं लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं ना?
बिल्कुल एन मौका पर आप देखिए, शाहबाद के रैली में चिराग को अनाउंसमेंट करना था किस सीट से लड़ेंगे, बल्कि 5-10 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर जो रोस्टर में वो जाने, डायस पर जाने के पहले भी उन्होंने किसी पत्रकार से बात उनका कि चलिए डायस पे अनाउंस करते हैं, नहीं किया उन्होंने। कहाँ से लड़ेंगे? अब पब्लिक जो कहेगी सो करें। क्यों ऐसा होता है? इस बीच में क्या कम्युनिकेशन, किसी नेता से उनको दिल्ली से फोन आता है, क्या हो जाता है कि वो पलट जाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो बिल्कुल रिमोट जो है वो बड़ी पार्टी के हाथ में ही है, और जैसी बड़ी पार्टी चाहेगी बिहार में चिराग पासवान और छोटे छोटे एंटिटी उसी तरह से करने वाले हैं। ये हमारा और आपका एक पत्रकार एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि हाँ इसका मतलब ये होगा, ये हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन लगता नहीं कि इन लोगों का लैंडस्केप इतना बढ़ गया कि वो बीजेपी जैसे पार्टी को प्रेशर बना पाए। नीतीश कुमार जब प्रेशर ही नहीं बना पा रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तब इन लोगों की क्या हैसियत है? आप खुद सोच सकते हैं इस पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरीके से हम लोग बातचीत के अपने मतलब आखिरी हिस्से में हैं। बिहार में इस बार वैसे तो हर चुनाव ही अपने आप में बहुत दिलचस्प होता है। चुनाव की खूबसूरती ही ये है कि हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। चुनाव के बिल्कुल, मुद्दे, चुनाव लड़ने के तरीके और कुछ ना कुछ ऐड होता है हमेशा। बिल्कुल, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तो कुछ नए प्लेयर दिख रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ और दिख रहे हो। जैसे एक तो जी, प्रशांत किशोर, जी, पहले वो रणनीति बनाते थे, इस बार वो फुल फ्लेज अपने लिए, या जैसा आप पिछले बातचीत में कह रहे थे कि उनका भी तार कहीं और से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, चुनाव लड़ने की बात करें तो एक प्रशांत किशोर मैं रख रहा हूं। दूसरे एक शिवदीप लांडे, आपको याद ही होगा, मतलब याद तो होगा ही, पटना में एसएसपी हुआ करते थे, मैं भी पटना में था। उनका ट्रांसफर हो गया था तो नीतीश कुमार जो कि सीएम थे उनसे सवाल जवाब हो गया था। ये क्रेज था शिवदीप लांडे का पटना में पुलिस अधिकारी के तौर पे। वो भी अपनी एक पार्टी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या हासिल होगा, उनसे क्या कह दिया गया है, ये भी बताइएगा। और इस सब के अलावा ये एक और इंजीनियर आईपी गुप्ता, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पीछे उन्होंने बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में रैली की, जबरदस्त भीड़ आई जिससे उनकी नाम की चर्चा हुई। जी, अभी उनकी टीम की तरफ से लगातार फोटो वीडियोस भेजे जाते हैं जिसमें यह दिखता है कि गांव देहात में लालटेन की रोशनी में गंजी और लुंगी पहने लोग हाथ में सदस्यता का वो पर्ची लिए हुए, और अच्छी खासी भीड़ और अच्छी खासी संख्या दिखती है। तो ये जो तीनों किरदार हैं, इनको अगर आपने स्टडी किया है, मतलब कौन क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो आप बता सकते हैं कि मतलब ये जो तीनों नए किरदार हैं, एक है जो कि मतलब सोशल मीडिया पर चमक रहा है, प्रशांत किशोर। एक है शिवदीप लांडे की, पुलिस अधिकारी रहते हुए उनका जबरदस्त क्रेज था, आज पता नहीं क्या क्रेज है उनका, और वो क्यों पार्टी बना करके चुनाव में आ रहे हैं। और दूसरे हैं आईपी गुप्ता, जो कि कुछ साल पहले तक कांग्रेस के साथ थे, एलजेपी में भी रहे, अब वो अपना ताल ठोक रहे हैं। तो थोड़ा इनके बारे में बताइए। ये फुटकर फुटकर मैं कहूंगा, फुटकर पार्टियां जो हैं, हालांकि जन सुराज को मैं फुटकर कह रहा हूं, उसके समर्थक नाराज हो जाएंगे, लेकिन आप बताइए। विकास जी, इसमें एक नाम और जोड़ दूं मैं, जो काफी एक्टिव हुई है पिछले 2-3 दिनों में, वो आम आदमी पार्टी। अच्छा, हाँ। बिल्कुल हाँ, केजरीवाल के पार्टी के लोग भी बिहार में दस्तक दें, और संजय सिंह आने वाले हैं बिहार, और यहाँ लोग एड्रेस करने, उनके लोग भी आ चुके हैं और काफी दावा कर रहे हैं, काफी मजबूती से हम लोग चुनाव में जाएंगे। और सिद्दीप लांडे, आपको पता है कि सिद्दीप लांडे पटना में सिटी एसपी थे और काफी पॉपुलर थे, खासकर अमंग द कॉलेज गर्ल्स। जो छेड़खानी घटनाएं जी। हुआ करती थी वो पकड़ते थे लोगों को, काफी विजुअल्स आता था और पीटते थे। तो उनका एक माचो मैन का इमेज बना था, काफी पॉपुलर हुए थे बिहार में। अब डीआईजी के बाद, पूर्णिया डीआईजी के बाद उन्होंने वीआरएस लेकर नई पार्टी बनाई है। लगता ऐसा है कि वो भी किसी कहने पर ही पार्टी बनाया, और एक ही रीजन में, मुंगेर वाले एरिया से वो निकल नहीं पा रहे। उनको लगता है कि वो एरिया शायद उनको दे दिया गया है कि आप यहीं पर कंसंट्रेट करें, फोकस करें, यहीं दौड़ लगाएं, लोगों के साथ दौड़ें और पीछे हुजूम आए, नौजवान आए। तो उनको शायद वो बता दिया गया है कि आप क्योंकि उसके बाद, उस दौड़ के बाद और जो पार्टी लॉन्च की, उसके बाद शिवदेव लांडे की कोई खबर आई नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और उसे निकल के आए भी नहीं वो। अब बात रह गई आईपी गुप्ता की। आईपी गुप्ता की रैली पटना हुई थी, अच्छी भीड़ थी। आईपी गुप्ता की भीड़ इसलिए भी हुई थी क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं, ईबीसी कम्युनिटी से, उनकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है बिहार में, और लोग गए थे। अब इसके बाद 2-3 रैली आईपी गुप्ता कर लें, आईपी गुप्ता बिहार के रहने वाले नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। अब पता नहीं वो कहाँ, नहीं, किस जगह के हैं। कहते तो हैं कि जमुई में आई थिंक पैदा हुए, ऐसा मैंने इंटरव्यू किया था, तो मुझे लगता है हाँ, कि शायद उसमें ये बात उन्होंने कही। पैदा हुए, लेकिन वहाँ इनकी कोई पॉलिटिकल, इनका कोई कर्म भूमि नहीं रहा है बिहार।
कभी वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे। अब इसके बाद वो किस जगह पर जाके, महाराष्ट्र है, कहाँ से आए थे, क्या किए थे, लेकिन हो सकता है वो जन्मे हो और यहाँ बिहार में, लेकिन इनका इनका कोई इस तरह से से नहीं, पॉलिटिकल से नहीं है बिहार के राजनीति में, उनका कोई कद नहीं है। तो अब ये रैली के बाद दूसरी रैली करें, तीसरी रैली करें, और अब कैंडिडेट्स जब खड़ा करेंगे तब असेसमेंट होगा क्या कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो ईबीसी कम्युनिटी से आते हैं और ईबीसी की अच्छी खासी भीड़ उन्होंने जुटा के रखी। कुछ लोगों का ये भी एलिगेशन है, चार्जेस है कि आईपी गुप्ता की जी। तरफ से लोगों को प्रलोभन दिया गया था भीड़ जुटाने के लिए। तो अब इसमें सच्चाई कितनी है मुझे जानकारी नहीं है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो हम्म। और आजकल सोशल मीडिया पर भीड़ दिखाना ये एक बड़ा ये कि अलग मैं आर्ट है नहीं। ये आर्ट है। अपार जनसमूह वही लोगों को दिख जाया करता है, जो जनसमूह होता नहीं है। बिल्कुल, वो एक जगह मैं गया था, बांका या अमरपुर तरफ, वहां किसी का प्रोग्राम था, किसी बड़े नेता बीजेपी का, और जब उनका भाषण हम्म। शुरू हुआ तो अपार जनसमूह, जबकि वो टेंट भी नहीं भर पाया था। तो ये एक आर्ट है, एक डिलीवरी का आर्ट है, और लोगों को बताने का एक आर्ट है। बिल्कुल हर लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता करते हैं। मैं कैमरा फोटोग्राफर भी रहा हूं, तो मैं थोड़ा बता सकता हूं। जैसे कि एक तरीका जो चलता है वो सबसे ज्यादा चलता है कि टॉप एंगल से कैमरा लगा दीजिए, बिल्कुल जहां बिल्कुल, क्राउड है, वही वही फोकस ग्राउंड की। के या जिस हिस्से में क्राउड है उसी पे जूम करके उतना ही दिखाइए और बिल्कुल नेता को बिल्कुल बिल्कुल। दिखाइए। तो लगता है कि वो, जैसे मैं गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, पुष्पम प्रिया चौधरी की एक रोड शो को कवर जी कर जी रहा था, जी जी जी। गया में मेरे ख्याल से। और हम्म। वहां मैंने जो देखा अमरनाथ जी, की बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अब गया के किसी इलाके में अगर, एक तो सड़क ही इतनी बहुत पतली है, और बिल्कुल उस पतली सड़क में अगर एक गाड़ी आ जाएगी जिसमें एक महिला या पुरुष कोई भी वो गाड़ी के ऊपर निकला हुआ है, और उसके बाद उस सड़क में जगह ही नहीं बच रही है, तो ऑब्वियसली सारे लोग पीछे हो जाएंगे, बिल्कुल सारी बिल्कुल गाड़ियां पीछे हो जाएंगी, लोग थोड़े से आसपास जमा हो ही जाएंगे कि क्या हो रहा है देखने के लिए। तो उसी का फोटो क्लिक करके, और अगले दिन सोशल मीडिया में मैंने देखा कि देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए। और मैं वहां मौजूद था, क्योंकि पीछे उनकी गाड़ी के अलावा जी गाड़ियां थी वो उनकी नहीं थी, वो ट्रैफिक में फंसे हुए लोग थे, चाहे वो बाइक पे हो या कार पे हो। और उसको बिल्कुल बताया गया कि बहुत लंबा रोड शो हुआ बिहार की गया में पुष्पम प्रिया चौधरी का। तो आप बिल्कुल सही करें कि ये एक कला है, कुछ बिल्कुल। लोग इस कला में बहुत ज्यादा माहिर हैं, लेकिन आपने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के समर्थकों का प्यार तो आपको भी मिलता रहता है हमारे एपिसोड में, उनका नाम नहीं लिया आपने, उनके नहीं नहीं, बारे में प्रशांत, बताइए थोड़ा सा। नहीं नहीं, प्रशांत किशोर बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और घूम रहे हैं चारों तरफ। भाई कुछ दिन पहले सारण में थे, सारण वाले इलाके में, और सिवान सारण घूम रहे थे। अभी आज कहाँ है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, लोगों को भी जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में एक और बात निकल के आ रही है, जो लोग जहाँ जा रहे हैं वहां, जब हम लोग वहां के लोगों से बात करते हैं, कैसे आप एसेस करते हैं चीजों को, नया एक आप लोग हम्म। ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। तो लोगों को ये जरूर करना है कि नेता अभी बना नहीं, लेकिन नेता वाला सारा गुण आ गया इसमें, मतलब वो पॉलिटिकल एरोगेंस की बात जरूर करते हैं लोग कि कम बोलना लोग। हाँ, प्रशांत किशोर में लोग इस तरह का एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखे थे, उनको लगा था कि कॉमन आदमी है, वाकई जेन्युइन एफर्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है, लोग जुड़ते गए थे। लेकिन वो उनके साथ रहने वाले लोग भी, और जहाँ जाते हैं, जाने के बाद जब हम लोग फोन करते हैं एक दो आदमी के या लोकल रिपोर्टर्स को, तो उनका एक कॉमन रेफरेंस ये जो होता है, कॉमन कंप्लेन ये होता है कि नेता बने नहीं है, लेकिन नेता जैसा बिहेव करना शुरू कर दिए। तो ये एक एक चीज उनके साथ है। लेकिन प्रशांत किशोर अपने अपने लाइन पर तो बिल्कुल ठीक है, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। और एरोगेंस आपको लगे या जो लगे, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, जो उनको टास्क मिला है वो टास्क पूरा कर रहे हैं। हम्म। पिछले दिनों मैंने एक हिंदी के लेखक का इंटरव्यू किया और मैंने उनसे प्रशांत किशोर से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने बहुत सही कहा। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का पूरा व्यवहार बिहार में वैसा लगता है जैसे, याद करिए कि हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारे मौसी फुआ का कोई बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ आ जाता था और हम लोग सरकारी स्कूल वाले होते थे, तो वो जैसे मतलब ऐठता था, जैसे उसके बिल्कुल बातचीत बिल्कुल करने का लहजा था, कह रहे बहुत गंदे हो तुम लोग, कहाँ बैठे हो देखो। बिल्कुल तो बिल्कुल वो प्रशांत किशोर, उन्होंने ये नोटिस किया कि प्रशांत किशोर बिहार में इसी तरीके से बात कर रहे हैं। आप ऐसा नोटिस करते हैं? मतलब लोगों को छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर का पूरा जो तरीका है बातचीत करने का, लोगों को एड्रेस करने का, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने उनको बताया भी है, मैं हेड ऑन उनको सामने फेस टू फेस बताया कि आप में ये एरोगेंस आ गया है, और थोड़ा एरोगेंस को कम कीजिए। आप जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी एटिकेट है, उसको थोड़ा बदलने की कोशिश करने की होनी चाहिए आपकी तरफ से। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक बार वो हम लोगों को बुला के, कुछ पत्रकारों को बुलाए थे शेखपुरा हाउस में, जो जिनको बनाया है उदय सिंह को नेशनल प्रेसिडेंट, उनके घर पर वो रहते हैं, उनकी ऑफिस चलती है, रहते तो पार्टी कॉलोनी में काम कर दिया उन्होंने। तो वहां पर वो 3 घंटे लेट से आए,
और हमने 3 बार उठ के कहा कि भाई इनको 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 बायकॉट करो, क्यों बैठना, 3 घंटा हमारे पास समय नहीं है बैठने का, इनका वेट करने का। लेकिन उनके लोग काफी रिक्वेस्ट करते रहे कि सर 2 मिनट में हमारी नौकरी चली जाएगी, आप 2 मिनट हमारे पास रास्ते में। हम यार ये तो अब 3-3 घंटा लेट, अगर अभी अभी की इनकी स्थिति ये है कि लोगों से और आते ही उन्होंने एक नेता की तरह की गलती हो गई, माफ कीजिए, चलिए खाना खाते हैं, ये कर। कुछ लोग हो सकते हैं इसको एंजॉय करें, लेकिन ये बहुत दिन तक लंबा पॉलिटिक्स बिहार में करने वाले लोगों का ये एटिकेट नहीं है, ये बॉडी लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल। एरोगेंस तो मैंने उनको 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 बताया भी, उनको उनके लोगों को भी बताया, उनको भी बताया मुंह पर कि थोड़ा इसको टोन डाउन कीजिए आप। ये सीखने वाली बात है। अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 11 साल पूरे होने पे जो भारत मंडपम है वहां पे एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स अरेंज की गई हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें अलग अलग वजहों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उसमें से कई सेशन हुए, जैसे एक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, एक सेशन में अमित शाह के साथ डिनर था और तमाम चीजें। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप ऑन टाइम था। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जो समय दिया गया था उस पर वो मौजूद थे बातचीत करने के लिए। और ये मेरा अपना छोटा सा अनुभव है कि भले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की तारीख में इंटरव्यूज ना दें, पत्रकारों से कम बातचीत करें, या जिसको उनकी पसंद करें अपनी उसी को दें। जी, उनकी हाँ, अपनी लेकिन स्ट्रेटेजी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पत्रकारों की पहुंच, और पहुंचने के बाद अगर वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं तो बातचीत करेंगे ऑन टाइम। मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल। मैंने नहीं देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको टरकाएं, घुमाएं, या उनका फोन कोई पीए उठाए। अब देखिए, कोई बहुत बड़ा आदमी है तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं में पीए कल्चर नहीं है। जी उसके उलट आप कांग्रेस में देखेंगे तो ये बहुत अंदर तक फैला हुआ कल्चर है। और बिल्कुल आप जैसा बता रहे हैं तो अभी राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी में और प्रशांत किशोर के आसपास ये कल्चर पनप रहा है। बिल्कुल। बहुत से दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि आप प्रशांत किशोर की दल संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसका स्वागत है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बैठक में जो बातचीत हुई है, अमरनाथ तिवारी जी जो कह रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, आप अपने नेता तक पहुंचाएं, है ना, क्योंकि ये जरूरी है। राजनीति में समय पर रहना और सहज रहना बहुत जरूरी है। क्यों अमरनाथ जी? इससे इससे देखिए, नॉर्दर्न बेल्ट में, खासकर जो नॉर्दर्न बेल्ट है, ये बिहार यूपी एमपी का जो एरिया, इसमें लोग पर्सनली जुड़ना चाहते हैं नेताओं से। ये उनका बहुत कट टू कट उनका अपना रिलेशनशिप होता है कि भाई आप अगर हमको इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो बड़ा साफ सुथरा होता है। आपको पता, अमित शाह भी दिल्ली में मीटिंग जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, पटना से भी 3-4 पत्रकार गए थे, सोशल मीडिया से जुड़े हैं लोग, उनको भी बुलाया गया था, वो भी गए थे वहां। ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसको बुलाना नहीं बुलाना, अपने समय पर किस समय बुलाना, ये उनकी स्ट्रैटेजी। लेकिन प्रशांत किशोर का लगता है कि ये सबसे ऊपर हो गया, जो बोलेंगे लोग उनको उसी ढंग से एक्सेप्ट करेंगे, उसी ढंग से उनको लिखेंगे भी। ऐसा है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। आज स्थिति यही है कि प्रशांत किशोर को टोटली डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। पटना में जो सोशल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया के लोग, उन्हीं उनका किसी भी, मैं लगभग सभी सीनियर जर्नलिस्ट को जानता हूं जो प्रिंट से जुड़े हैं पटना में, सभी हमारे मित्र हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि प्रशांत की तरफ से उनको कोई फोन आता है। मैंने उनको पॉइंट आउट भी किया था मीटिंग में कि आपको, आपके लोगों को पता नहीं कि यहाँ के हिंदुस्तान टाइम्स कौन चलाते हैं, कौन एडिटर हैं, क्या है, उनको ये इस बात की जानकारी नहीं है। और वो बॉडी लैंग्वेज उनका ऐसा है। बिहार के भी काफी सीनियर पत्रकार दिल्ली में हैं, वो भी जब आते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो फोन करने पर ना कोई टाइम मिलता है, ना कुछ बात करने, कैसे आप लोग बात कर लेते हैं, क्या करते हैं। हम उनको जवाब देते हैं जब उनके तरफ से फोन कॉल आते हैं, जब हम लोग चाहते हैं तभी मुलाकात होती है। ऐसे मुलाकात नहीं होती सर यहाँ बिजी हैं, ऐसा चलता नहीं है बिहार और नॉर्दर्न बेल्ट के पॉलिटिक्स में। एक छोटा सा अनुभव जो मुझे मेरे पिताजी से सुनने को मिला था, बता करके इस बातचीत को खत्म करेंगे। एलपी साहिब जी कांग्रेस के बड़े नेता, और बिहार बिल्कुल। के जिस इलाके से मैं आता हूँ, वैशाली के बड़े नेता। जी जी और मुझे लगता है 70-80 के दशक की ये बात है, 80 के आसपास की बात है, 70-80 में किसी समय की बात होगी। उनसे मिलने के लिए एक नौजवान जिसको नौकरी की दरकार थी, वो उनके घर गया। पटना में जो उनका सरकारी आवास था वहां गया। और उससे पहले वो नौजवान और उसके परिवार के लोग एलपी शाही के लिए ही वोट करते रहे, और एलपी शाही के लिए उन्होंने बूथ कैप्चरिंग भी की अपने इलाके में, जी। ये उनका जाति के नाम पर। पहले पहले हुआ करता था कल्चर था, कल्चर। हाँ, पहले जी हुआ करता था। वो जी लड़का पहुंचता है पटना में एलपी साई के आवास पे बहुत उम्मीदों से कि भाई इनके लिए हम बूथ कैप्चर करते रहे, इनको सालों से वोट देते रहे, तो कम से कम हमारी बात सुनेंगे। जब वहां पहुंचे तो पहले उनको गेट के बाहर इंतजार करवाया गया, उस लड़के को इंतजार करवाया गया। उसके बाद जब वो अंदर गया तो कहा कि साहब अभी जो है वो उनके दोपहर के खाना खाने का समय है, वो शाम में मिलेंगे। तो इस तरीके से
दोपहर शाम रात हो गई, वो लड़का उन्हीं के घर के बाहर सोया और अगली सुबह उठ करके अपने गांव आ गया। और स्थिति ये हुई कि देखते देखते मेरे पिताजी बता रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में एलपी शाही का जनाधार उस इलाके से खत्म हो गया। बिल्कुल। लोगों ने इसको बहुत दिल से ले लिया। आपको एलपी शाही बहुत पीछे जा रहे हैं, हेमंत शाही जिनके पुत्र थे, आप बहुत पीछे जा आप अभी करंट फेज में देखिए, लालू यादव क्यों एक मास लीडर है? क्यों? क्योंकि लालू से मिलने में वो परेशानी नहीं होती जो नीतीश कुमार से मिलने में आपको परेशानी। प्रोटोकॉल फॉलो करो, भीतर करो। लालू गेट खुला रहता था। लास्ट लालू से हमारी जो मीटिंग हुई थी लास्ट इलेक्शन के समय, संडे का दिन था, और वो किसी कॉमन आदमी से मिल रहे थे जो मछली के लिए खाने के लिए आया था। डॉक्टर ने मना किया तो उसको डांट भी रहे थे, और मुझे देखे तो झेप भी गए कि इनके सामने, बोले ठीक है तुम जाओ। अब हम लोग बैठ के आधा घंटे बात की। ये शायद आप प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं कर सकते। तो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अब आप नेता इमर्ज कर, नेता बन रहे हैं आप, या आपको लगता है कि नहीं आप इंटरवीन कर पाएंगे लोगों के बीच में? आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। आप जहां से मीटिंग करके आते हैं, जहां नाइट स्टे करते हैं, जहां मीटिंग होती है, बाद में फॉलो अप करवाइए, लोगों से मिलिए, या वहां जाके मीडिया के लोग भी पूछें लोगों से कि आपका क्या परसेप्शन है, कैसा लगा आपको। तो लोग बताते हैं कि नेता बना नहीं है, लेकिन नेता जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। ये जरूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं और दर्शकों के लिए मंच खोल देते हैं कि वो जिसके बारे में जो कहना चाहें खुल के कहें, और हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और मिलकर के बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विकास जी, थैंक यू।